तो दीपक भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं और आपके करीब में जो लोग रहते हैं, जो आपके सोहबत में हैं और जो आपको करीब से जानते हैं, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब से आपके जो अदबी ताल्लुक़ात रहे, उनसे बातचीत मुलाकातें रही, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आप जानते हैं, उनकी लिखी हुई किताबों के ऊपर आपने काम किया है और तमाम चीज़ें हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, एक क्रिटिसिज्म का उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने जदीद गज़ल के ऊपर क्रिटिसिज्म किया और भी तमाम चीज़ें, शायरों के ऊपर बहुत बात की, उसको स्थापित करने में, बहुत जदीद स्थापित गज़ल को करने में मदद की एज अ क्रिटिक, बहुत शबखून मदद से, की शबखून के नए नए उससे, लोगों को हाँ जदीद बिल्कुल, शायरी के, छापा उन्होंने। अलवी साहब को वो लेके आए, मनचंदा बानी को उन्होंने अहमद मुश्ताक हुए, जफ़र इकबाल हुए, तमाम लोग उन्हीं की टीम के साथ, आदिल मंसूरी हुए। तब आदिल मंसूरी को तो ख़ास तौर पे, ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करते थे। तो एक तो ये हो गया, और चूँकि बात आपसे हो रही है तो आप फ़िराक साहब के भी बहुत मद्दाह हैं, बहुत मद्दाह आप फ़िराक साहब के रहे हैं और उनके काफ़ी शेरों को कोट करते हैं, उनकी गज़ल के ऊपर बहुत डिटेल में बात करते हैं, उनके कहन के ऊपर बात करते हैं और उनकी लाइफ, पर्सनालिटी, परिवार वगैरह के बारे में भी आप बात करते हैं। ख़ास तौर से उनकी गज़ल के ऊपर जो आपकी नज़र है और जो आपका वो है पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी बहुत ही, आप फ़ैन हैं चूँकि फ़िराक साहब के। तो और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्रिटिसाइज़ किया तो फ़िराक साहब को किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों पहलुओं को किस तरह से देखते हैं और आपका क्या मानस है दोनों चीज़ों को लेकर के, और आप कैसे उसको मतलब देखते हैं? तज़ाद है ये या मतलब कैसे है? हाँ देखिए, तज़ाद का मामला ये है कि ये बहुत दिन से ये विवाद है जी। और विवाद का मतलब देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि आप किसी को, आप किस तरह से उसका विपक्ष आप बनते हैं। जी। एक तो ये है जी। जैसे विपक्ष बनने में, अगर आप किसी रचनाकार, किसी शायर, कवि, कहीं भी कोई नकाद है, कोई आलोचक है, अगर वो बन रहा है उसके साथ नहीं है, उसके समर्थन में नहीं है, तो दो तरह से उसके समर्थन में वो हो सकता है कि ना हो। दो तरह से, एक तो ये कि वो उसके बारे में लिखे और उसकी कमियों को गिनाए, हाँ, जगह जगह उसकी कविता में, कहानी में, उपन्यास में कमी को, उन पे थोड़ा काम करके उनका खंडन करे। पहला तो ये रेफरेंस देखिए, जैसा कि वो तमाम एग्जाम्पल हैं, आप समझ गए, हिंदी उर्दू सब में है। जी जी। और दूसरा ये होता है किसी का विरोध करना कि हम उसके बारे में बात ही ना करें, बस कहें कि अरे बेवकूफ़ है, अरे नासमझ है, अवॉइड करें, मूर्ख है, हाँ, बस इतना कह के छोड़ दें, काउंट ही ना करें उसको, उनको काउंट ही ना करें। तो फ़ारूक़ी साहब का जो रवैया फ़िराक साहब के बारे में इस तरह का है जी, वो बहुत थियोरेटिकल नहीं है, हाँ, बस प्रैक्टिकल है। अरे फ़िराक साहब तो नकल करने की कोशिश करते हैं मीर की, या ऐसे जुमले। देखिए, हाँ, फ़ारूक़ी साहब ने जो कहा है मैं वही कहूँगा, हाँ, कोई उनके फेवर या उसकी बात मैं नहीं करूँगा। अच्छा, उनका अपना हर चीज़ के बारे में एक नज़रिया है जो दुनिया जानती है, वो हर चीज़ के बारे में, तो वो इस तरह से उन्होंने फ़िराक साहब को इग्नोर किया। ठीक है, कभी एक आध ऐसे, बस एक आध जुमले में बात कह के निकल गए, और नहीं ये सब उस तरह से नकल करने की कोशिश की है लेकिन फेल हैं, ऐसा कह के वो निकल गए। और लोगों पे, बल्कि और तमाम लोगों पे फ़ारूक़ी साहब ने ऐसे काम किए हैं कि उन पर आर्टिकल लिख के और किताबों में उनके लंबा जिक्र करके तब उनको खारिज किया है। ये भी उनका स्टाइल है बहुत सारे लोगों के बारे में। तो एक तो ये है, तो इसको हम बहुत, जो उनका विरोध है कह लें, उसको हम बहुत कोई आलोचना की नज़रिया या दृष्टिकोण उसके आधार पे वो खारिज करते हैं। फ़ारूक़ी साहब जो है, उनको ये नहीं कह सकते कि आप कहीं सिद्ध करिए, शेयर कोट करिए, उसकी कमी बताइए या कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बताइए उस शेयर में, आपने वो सब किया नहीं।
तो ये जो आपका इस तरह से कहना है, तो हम इसको आपकी एक व्यक्तिगत जिंदगी, जैसे मैंने एक बार नारंग साहब से सवाल किया, जी मैंने ये सवाल अली अहमद फातमी साहब से भी एक बार किया था कि फारूकी साहब क्यों, मैंने ये सवाल एक बार रमेश चंद्र द्विवेदी जी से भी किया था, और ये बात मुझे द्विवेदी जी ने ही मुस्तनद में उन्हीं के बताया मानता हूँ कि फारूकी साहब फिराक साहब को काउंट नहीं करते। हाँ ये रमेश चंद्र द्विवेदी जी जो फिराक साहब के लिटरेरी सेक्रेटरी, हाँ जब वो पढ़ने आए 1952 में, कई मुलाकातें उनसे रही है, बहुत दिन तक सोहबत रही हाँ, है, सोहबत तो रही है, दिल्ली आता था उनके साथ, उनके सोहबत में आप रहे और वो मुझे बहुत, वो तो एक लंबी कहानी है। जी। उन्होंने ही कहा कि फारूकी साहब, और उसके बाद मैंने और लोगों से सुना, फिर फारूकी साहब किताबें जब मैंने शेर शोर अंगेज की तो उसमें भी एक जगह इन्होंने बल्कि मैं ये बात पहली बार कहीं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहने जा रहा हूँ। जब मैं फारूकी साहब किताब शेर शोर अंगेज कर रहा था तो उसमें मीर पे है वो पहला वॉल्यूम जो ज्ञानपीठ से आया है, उसकी मैं और वॉल्यूम भी कर रहा हूँ, तीनों, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो उसमें उन्होंने शुरू में शेर शोर अंगेज में तशरीह से पहले, व्याख्याओं से पहले इंट्रोडक्शन लंबे लंबे 2-3 चैप्टर लिखे हैं, कई चैप्टर हैं, तो उसमें एक में फिराक साहब का जिक्र आया और उन्होंने फिराक साहब को इस तरह से ट्रीट किया। तो मैंने वो क्या किया कि वो करते समय मैंने वो पोर्शन एडिट कर दिया। अब ये काम अब समझिए कि 2010 का है, अब इतने दिन पहले का, तब लौंडाई की उम्र भी वैसे कम मेरी कर रहा था काम, लेकिन उसके पहले मैं फारूकी साहब की एक किताब उर्दू का आरंभिक युग कर चुका 2007 में। हाँ। ये काम मैं 2010 में कर रहा था, 15 साल का समय हो गया। बाद में जब मैं मिला द्विवेदी जी से, तो द्विवेदी जी से मैंने कहा सर मैं फारूकी साहब की कर रहा था और उसको मैंने एडिट कर दिया जो उन्होंने फिराक साहब के बारे में। तो उन्होंने कहा कि गलत किए, उसको जाने देना था। तो मैं चौंका, मैंने कहा कि अच्छा ऐसा पकाया भी, मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिए ज़रूरी था कि लोग जाने कि शमसुर रहमान फारूकी फिराक साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। हाँ, लोगों की निगाह में तो आए, लोगों की निगाह निगाह पे तो आए, ऐसे ऐसे सुने उड़े पड़े नहीं, रिटर्न में देखें। हाँ। तो उनकी ये बात मुझे लगी कि देखिए अगर कोई आपका विरोध कर रहा है स्वच्छ, सार्थक ढंग से आपको इस तरह से कर रहा है, तो उसके उस विरोध को भी कि आपके विरोधी भी हैं धरती पे, इसको दुनिया जाने। नहीं ठीक आप छुपाए ना, तो ये डेमोक्रेटिक। अच्छा और बताऊं, मैं फिर से बताऊं, डेमोक्रेसी में ये सब तो जरूरी है। लेकिन मैं चलते चलते इस प्रकरण में बताऊं, मैं एक आध बात और भी बता सकता हूं जी। मैंने नारंग साहब से भी जिक्र किया ना, पूछा जी। नारंग साहब का जवाब बड़ा अजीब था। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि फारूकी साहब जो है फिराक साहब को क्यों नहीं इतना तवज्जो देते करते? तो उन्होंने कहा कि यार पता नहीं क्या कारण है, कहीं फिराक साहब ने इनको, जब इनके स्टूडेंट थे, फिराक साहब ने कुछ कहा हुआ तो नहीं दिया था उल्टा क्योंकि फिराक साहब मुंहफट भी थे। फिराक साहब तो अभी एक किताब आई इंग्लिश में, मेहर अफसा फारूकी, मेहर अफसा उनकी जो बिटिया है अमेरिका में, मेहर अफसा दीदी की, उनकी किताबें मैं खरीदता हूँ जब भी आती हैं, वो बहुत अच्छी लिखने पढ़ने। गालिब पे जो किताब आई थी मैंने उसको भी खरीदा पेंगुइन से। तो उनके किसी आर्टिकल या किसी चैप्टर को लेके फेसबुक पे कुछ ऐसी पोस्ट आई, तो मैंने उन सब चीज़ों को भी पढ़ा। तो उसमें क्या था कि फिराक साहब के बारे में अगर कोई आज, या किसी शायर के बारे में जब वो नहीं है, तो उसके बारे में अगर आप बुरा कह रहे हैं तो जवाब देने के लिए तो वो है नहीं। फिराक साहब का ये मामला था कि उनके सामने, उनके रहते, जब तक वो जिंदा थे, किसी की कोई हिम्मत नहीं थी हिंदी उर्दू में कि फिराक साहब के सामने बात कर ले। बेशक, पहली बात तो ये, बेशक ये भी है। फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट मैं पढ़ता हूँ, किसी को लाइक किया, किसी को पढ़ के निकल गए, कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर अगर कोई मुझे बात खराब लगती है तो मैं रुक के वहाँ कमेंट जरूर करता हूँ, मैं उलझता जरूर हूँ सामान्य रूप से। उसमें 2-3-4 नाम मैं बताऊँ, 3 ही 4 नाम हैं जी।
एक तो गालिब पे अगर कोई उल्टा सीधा लिखता है उसकी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत अच्छा है भाई, वाह। और दूसरे फिराक साहब पर अगर कोई, जी शायरों की बात, 3 शायर और 1 आलोचक, जी जी। फिराक साहब पर कोई बात अगर है इधर उधर की तो ठीक है, उनके नाम से बहुत सारे चुटकुले ऐसे मंसूब कर दिए जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात की तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पेश कर दी जाती हैं जो फिराक साहब के साथ कभी हुई ही नहीं। लोग जलन में, हसद में उनके नाम से जोड़ के चुटकुले बना सब करके, श्रुति है, वो सब श्रुति है, तो उसके ऊपर उतना वो नहीं किया जाता। दूसरा तो फिराक साहब, अच्छा अगर कोई इस तरह की चुटकुले कहानी सुनाता मुझे कोई आपत्ति नहीं, फिराक साहब बिंदास थे, आप चाहे जो कहें, लेकिन अगर शायरी पे कोई उंगली उठाता है या कुछ इस तरह की बात किया तो मैं पहुंच के जरूर। तीसरा जॉन एलिया है। अरे वो तो खैर बिल्कुल, वो इस जमाने में भी कोई एक होना चाहिए कि जॉन एलिया, और आलोचकों में शमसुर रहमान फारूकी हैं। अरे वाह, क्या अगर फारूकी साहब के, क्योंकि उर्दू में भी ऐसे खेमे हैं, हाँ सब नहीं फारूकी साहब को पसंद करते हैं। हाँ, उर्दू में खेमे हैं ना, क्यों नहीं है उर्दू में खेमे? साहब को जाना, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से, मेरे दरभंगा में आलोचक मिलाऊंगा कभी, रिटायर होने वाले सीनियर प्रोफेसर हैं, तो जिस तरह की चीज़ों को फारूकी साहब ने जिस तरह से किया, वो भी एक अलग डिबेट का, वो भी मैं जानता हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं। मैं पढ़े लिखे लोगों की बातें कर रहा हूँ उर्दू में, विचारधारा वाले लोग, ये नहीं कि छोटे भाई ये शायर थे, उनको फारूकी साहब ने कुछ नहीं समझा तो मुनव्वर राना कहते हैं कि फारूकी तो डाकिया थे, इसकी चिट्ठी उसके घर में डाल देते थे। तो उस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लोग सैद्धांतिक रूप से, जैसे नारंग साहब हैं, उस बहुत मामलों में इख्तिलाफ रखते हैं, फारूकी साहब के पैटर्न का काम उनका नहीं है, और नारंग साहब के साथ एक पूरा जत्था है उस तरह की सोच वाला जो नारंग साहब से इत्तेफाक रखता है। तो वो एक वैचारिक और सैद्धांतिक लड़ाई है जी। वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं सुने, वो कहें कि हम कहें कि हमारी गजल सुन लो, तो कहें नहीं, ये सब छोटे भाइयों की बातें नहीं है। नहीं, वो तो एक सीरियस डिस्कशन हो रहा है, तो एक सीरियस बात उस पे फारूकी साहब की किताबें मैं कर रहा हूँ, और मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं तब तक फारूकी साहब की चीज़ें करके और उसको हिंदी वालों के लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। ये भी मेरा आपसे वादा है। मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए वीनस केसरी से मुआहिदा किया था, सिग्नेचर मेरी उपस्थिति में, शेर शोर अंगेज के लिए, अपनी कुल्लियात के भी लिपेंद्रण के लिए उन्होंने कहा, और मुझे इतना मानते थे, कहे कि दीपक तुम्हारा नाम खुला खत है, खुला खत, तुम चाहे जो मेरा कर दिया करो। मैंने उनके कई आर्टिकल अलग अलग मैगजीन्स के लिए किए, लिप्यंतरित, अनुदित, वो सब उनके नाम से छपते हैं। अनुवादक में पीछे पीछे ये होता है ना कि बड़े लोगों के साथ रहिए तो आप भी उसी में गिन लिए जाते हैं, चाहे ट्रांसलेटर के रूप में ही। तो फारूकी साहब, मतलब आप बिना फारूकी साहब को पढ़े समझे, एक आदमी वो ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको पूरी एक दृष्टि मिलती है पूरी उर्दू शायरी को समझने की।